Good morning, class 9 students. In the last previous class, we started the making of the Constitution, Indian Constitution, and we then discussed about the past to Constitution. And there is a word you have to learn through it: Constitution Assembly. What is Constituent Assembly? So this is not as a hard. It's very easy. Constituent is derived from constitution. ओके, कॉन्स्टिट्यूशन से ही कॉन्स्टिट्यूएंट ड्राइव हुआ है। और असेंबली का मतलब है कि वहाँ पे बहुत सारे मेंबर्स थे। एक असेंबली, एक सभा थी। एंड यू कॉल द असेंबली ऑफ मेंबर्स, क्योंकि वहाँ पे ऑल इंडिया से आए हुए हर रीजन से, हर रिलीजन से और ट्राइबल एरिया से आए हुए लोग थे, और हर तरह से बहुत ही जानकार लोग जो अपने लोगों के लिए, फ्यूचर के लिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए एक दूसरे के साथ सहमत होकर वर्क कर रहे थे। बहुत सारी डिबेट्स हुई। यूँ ही नहीं बन गया था कॉन्स्टिट्यूशन, थोड़ा समय लगा था बेटा इसके बनने में। तो अभी कहानी स्टार्ट करते हैं आगे की। द फैमिलिटी विद पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन ऑफ कॉलोनियल रूल ऑल्सो हेल्प डेवलप एन एग्रीमेंट ओवर द इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन। अच्छा, हुआ क्या? फैमिलिटी का मतलब होता है कि किसी चीज़ में हम कितना एक दूसरे के साथ ईजी रह जाते हैं। ईजी मतलब कि कोई भी एक ऐसी चीज़ जिसके प्रति जब हम कोई अपना क्रिएशन स्टार्ट करते हैं या किसी पे कानून बनाना स्टार्ट करते हैं, कोई भी नियम बनाएं आप, रूल्स रेगुलेशंस, तो ऑलरेडी हम उससे इतना फैमिलियर हों, जानते पहचानते हों कि जब लॉ बनाएं तो हम दूसरों को समझा सकें। अच्छा, हुआ क्या था जब कॉलोनियल रूल था? अब कॉलोनियल रूल का मतलब तो आपको पता ही है बेटा, ब्रिटिश रूल। ठीक, क्योंकि कॉलोनी बना के ही उन्होंने इंडिया पे राज किया था। उनकी जो एग्रीमेंट्स हुए थे या उन्होंने बहुत सारी चीज़ें 1773 से, अभी ये आपके टॉपिक में थोड़ा ऐड नहीं है बट मैं आपको एक एडिशनल बताने की कोशिश कर रहा हूँ। क्योंकि आपने अगर 8th क्लास में कुछ चीज़ें पढ़ी होंगी, परमानेंट सेटलमेंट जो कि 1772 और लेटर ऑन बहुत सारे डेवलपमेंट हुए थे, तो उसी टाइम पे, लगभग उसी टाइम के बाद 1774, 1793, 1797, फिर 1831, फिर आफ्टर 1857 का जो फर्स्ट रिवोल्ट हुआ, उसके बाद ऐसे बहुत सारे ना अमेंडमेंट लाती रही गवर्नमेंट। और 1859 में तो एक ऐसा अमेंडमेंट आया था जिसके अकॉर्डिंग अब इंडिया पे कंपनी नहीं, रानी का शासन होगा। विक्टोरिया, जो क्वीन विक्टोरिया हैं, अंडर हिज क्राउन इंडिया इज़ नाउ रीन, मतलब उनके क्राउन के नीचे उनका शासन उस पर चलेगा। उस पहले कंपनी थी। तो वैसे बहुत रूल्स रेगुलेशंस आते रहे। तो हेल्प मतलब ये नहीं कि उन्होंने हमारी हेल्प की। हेल्प का मतलब ये है कि उन्होंने जिस तरह से रूल रेगुलेशंस बनाए और मतलब कई सालों तक, 100 ऑफ ईयर्स तक जब वो इंडिया पे लागू होती रही चीज़ें, तो हमने उससे अपने आप को ये पाया कि अगर इस तरह की चीज़ें हमारे पास रहेंगी, क्योंकि गवर्नमेंट के बहुत सारे फेलियर भी तो थे बेटा अंग्रेज़ों के, तो उस फेलियर से हमने सीखा और सीखने के बाद हमने अपने लिए इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन को आगे बढ़ाया, अपने कॉन्स्टिट्यूशन के पैरामीटर्स, उसके नियम कानून कायदों को आगे बढ़ाया। क्योंकि हमारे लोगों को पता था कि जो गलतियां अंग्रेज़ों ने की, अगर हम उन्हें निकाल दें तो बाकी चीज़ें बहुत बेहतर है। द ब्रिटिश रूल हैड गिवन वोटिंग राइट्स ओनली टू फ्यू। अब उनके दौर में, मैंने क्या कहा था अभी, जो फेलियर थे उनके, उनसे सीख के हमने उनमें नए बदलाव किए। अपने लोगों को हमने वो चीज़ दे दी जो उन्होंने, जिसके लिए हमें दूर रखा अंग्रेज़ों ने, और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बेहतर होता चला गया। तो पहला उसमें ये था कि राइटिंग वोट नहीं था बेटा उस ज़माने में। तो हमारे लोगों ने क्या किया, राइटिंग वोट सबको देने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रावधान लाए, ये उसमें क्लोजर लगाया। ऑन दैट बेसिस द ब्रिटिश हैड इंट्रोड्यूस वेरी वीक लेजिस्लेचर। इसी वजह से ब्रिटिश के टाइम पे जो लेजिस्लेचर होते थे, जो सभाएं होती थी, असेंबली होती थी, वो बहुत वीक था। पावरफुल वो खुद थे, हम लोग बहुत वीक थे। इलेक्शंस वर हेल्ड इन 1937 टू प्रोविंशियल लेजिस्लेचर एंड मिनिस्ट्रीज ऑल ओवर ब्रिटिश इंडिया। फिर 1937 का एक टाइम ऐसा आया कि ब्रिटिश इंडिया और एक प्रिंसली स्टेट्स, ब्रिटिश इंडिया इसलिए वर्ड यूज़ हुआ है कि जहाँ सिर्फ डायरेक्टली ब्रिटिश का रूल था, वहाँ गवर्नर ब्रिटिश हुआ करते थे। और प्रिंसली का मतलब कि वो राजे रजवाड़े, उनका अधिकार तो है अपने यहाँ,
बट ट्रूली अधिकार नहीं है, हैं वो अंग्रेज़ों के अंडर में ही सारे। तो ब्रिटिश यहाँ सारी जगह 97 में इलेक्शंस हुए बेटा। प्रोविंशियल लेजिस्लेचर का मतलब होता है जो स्टेट असेंबली होती हैं वो। दीज वर नॉट फुली डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। आप भी जानते हैं फुली डेमोक्रेटिक था ही नहीं कुछ भी। क्यों? क्योंकि हम ब्रिटिश के अंडर वर्क कर रहे थे। But the experience gained by Indians in the working of the legislative assemblies proved to be very useful for the country in setting up its own institution. मैंने क्या बोला? जो उनके फेलियर थे ब्रिटिश के, तो उनसे ही तो हमें अब सीखना था। तो वही कह रहा है कि वो इतने यूज़फुल साबित हुए कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में, इंस्टीट्यूशन सेटअप करने में। इंस्टीट्यूशन से मतलब आएगा बेटा, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में जुडिशरी की बात की, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, लेजिस्लेचर की बात की, एग्जीक्यूटिव की बात की, अधिकारियों के बारे में बात की, गवर्नर के बारे में बात की है, स्टेट की गवर्नमेंट की पावर के बारे में बात की है। तो वो सारी चीज़ें इंक्लूड थी। इंस्टीट्यूशंस का मतलब ये होता है पॉलिटी की लैंग्वेज में। आगे उसमें है एंड वर्किंग इन दैम। अब बाद में चीज़ें क्या हो रही थी कि जब उनके साथ चीज़ें स्टार्ट हुई थी वर्किंग करना, अंग्रेज़ों के बाद भी, और जब हमारे लोगों ने स्टार्ट किया, दैट इज़ वाई द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड मैनी इंस्टीट्यूशनल डिटेल्स एंड प्रोसीड्यूर्स फ्रॉम कॉलोनियल लॉज लाइक द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो मैंने आपसे क्या कहा? फेलियर सो आप सही कर दीजिए, उसको आप राइट बना दीजिए। तो राइट बनाने के बाद ये फेलियर आपके फेलियर नहीं रह जाएंगे। ऐसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 किसके द्वारा बनाया हुआ था बेटा? कॉलोनियल लॉ, ब्रिटिश ने बनाया था। तो हमने उसको एज इट इज़ अडॉप्ट कर लिया, क्योंकि उसमें से बहुत सारी चीज़ें अच्छी थी जो कि हमारे यहाँ बनी रहनी चाहिए थी। बस नियम कानून कायदों में क्या बदलाव करना था कि वो इंडियंस के लिए हों, इंडियंस के खिलाफ नहीं हों, जो कि ब्रिटिश टाइम में हुआ करती थी। Years of thinking and deliberation of the framework of constitution had another benefit. इतना वक्त लगा जो सोचने के लिए, आपस में चर्चा करने के बाद, तो कॉन्स्टिट्यूशन को भी बहुत सारे फ़ायदे मिले। Our leaders gained confidence to learn from other countries but in our own terms. मैंने बोला ना आपको कि उन्होंने हर तरह की चीज़ों को सीखा अपने कंट्री में, बट अपने टर्म के हिसाब से। अपने टर्म्स के हिसाब से मतलब समझ रहे हैं आप लोग? मतलब ये नहीं होना चाहिए कि जो विदेशी कर गए हैं, ब्रिटिश कर रहे हैं, उनके अकॉर्डिंग। अब हम अपने तरीके से करेंगे, इंडियंस के तौर पे जैसा है वैसा करेंगे। तो ये बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं। मैं आपको एक थोड़ा सा ब्रीफ मतलब बता देता हूँ। जैसे हमारे कई सारे लीडर्स ने आइडिया ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन से भी लिया। जब आप अभी हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे ना, तो आपको फ्रेंच रेवोल्यूशन में पढ़ने को मिलेगा कि फ्रेंच रेवोल्यूशन से ऐसा क्या अच्छा था जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अडॉप्ट कर लिया गया। द प्रैक्टिस ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इन ब्रिटेन इन द बिल ऑफ राइट्स इन द यूएस। और ब्रिटिश से ले लिया हमने किस चीज़ को? पार्लियामेंट्री सिस्टम को। पार्लियामेंट मतलब जैसे हमारा लोकसभा होता है, राज्यसभा होता है, तो वो चीज़ हमने अडॉप्ट रखी कि हम भी अपने इस तरह से, जो लोकसभा होगा वहाँ पे वो लोग होंगे जो पीपल्स द्वारा इलेक्टेड होंगे, और राज्यसभा वो होंगे जहाँ से स्टेट से चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव आएंगे। और बिल ऑफ राइट्स का मतलब है कि किसी अदर चीज़ों के अधिकारों को लेके वो चीज़ हमने यूएस से अडॉप्ट की है। सोशलिस्ट रिवोल्यूशन रशिया में जो हुआ था, उससे कई सारी चीज़ें इंस्पायर्ड की और हमारे सिस्टम को ना सोशल इकोनॉमिक इक्वलिटी बनाया। मैं आपको याद होगा जब इको की क्लास हो रही थी स्कूल में, तो मैंने आपको 1965 के वॉर के बाद की कहानी बताई थी, मैंने आपको ग्रीन रिवोल्यूशन की कहानी समझाई थी। तो सोशलिज़म में उस दिन समझा रहा था कि सोशलिज़म वही है कि सारी प्रॉपर्टीज़ और रिसोर्सेज पे गवर्नमेंट का हक हो। ये रशिया में बहुत ज़्यादा हो रहा था। आप इसको हिस्ट्री में अच्छे से पढ़ेंगे, परेशान ना होइए, यहाँ भी आपको समझाया जाएगा, बट वहाँ ब्रॉड तरीके से समझाया। तो हमने उससे वो चीज़ अडॉप्ट की। येट दे वर नॉट सिंपली लिमिटेटिंग व्हाट अदर्स हैड डन। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि उन्होंने जिन चीज़ों को लिमिटेशन दी तो हमने वैसा का वैसा उसे अडॉप्ट कर लिया। हमने हर एक कदम को इतना सावधानी से रखा, इतने सारे क्वेश्चंस किए कि वो हमारी कंट्री को कोई चीज़ सूट करेगी या नहीं करेगी। इस तरह से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में बहुत सारे लोगों का कॉन्ट्रीब्यूशन है बेटा। ठीक, अब असेंबली की बात करते हैं। ये एक अच्छा टॉपिक है कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी क्या। तो बात ये थी कि जो हु देन वर द मेकर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, किसने बनाया वो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा। तो ये एक यहाँ पे आप कुछ चीज़ों के बारे में जानेंगे, अभी आगे बढ़ेंगे। अब देखते हैं आगे। द ड्राफ्टिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज डन बाय असेंबली ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। ये बेटा एक पूरा आंसर स्टार्ट होता है यहाँ से, ध्यान रखिएगा आप। क्वेश्चन वही है कि व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन
असेंबली, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सॉरी, उसका आंसर यहीं से स्टार्ट होता है कि जब ड्राफ्ट मतलब बनाया जा रहा था डॉक्यूमेंट को, जिसको हम कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं अपनी भाषा में, वो डन किया गया था एक असेंबली द्वारा, और वो सब इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव थे, चुने हुए, अपने अपने एरिया से वहाँ के लोगों ने बड़ी सहमति के साथ उन्हें भेजा था। तो बेटा हमने ऐसे लोगों को क्या बोला, हमने ऐसे लोगों को पूरी उन सभाओं को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बोला। ये क्वेश्चन आंसर है। इलेक्शंस टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर हेल्ड इन जुलाई 1946। अच्छा, असेंबली में कौन कौन जाए, कौन कौन लोग हमारा संविधान बनाए, इसके लिए चुनाव हुए थे 1946 में, और इसकी फर्स्ट मीटिंग बेटा दिसंबर 1946 में हुई थी। उसके बाद कंट्री बेटा डिवाइड हो गई थी, आपको याद ही है 1947 के बाद। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज ऑल्सो डिवाइड इंटू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया एंड दैट ऑफ पाकिस्तान। अच्छा, बात क्या थी, पहले तो हम अनडिवाइडेड थे ना, तो आज का कराची, लाहौर, पेशावर, रावलपिंडी, मुल्तान और ये जो बड़े बड़े शहर हैं, शेखुपुरा, इस्लाम, ये सब इंडिया का ही पार्ट था ना बेटा एक टाइम। तो जब डिवाइड हुए तो जो वहाँ के मेंबर्स थे उस टाइम, तो वो भी डिवाइड हो गए, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान को अपना कंट्री माना, तो वो पाकिस्तान की तरफ चले गए, तो इंडिया की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भी बढ़ गई। समझ में आया? तो सिंपल सी बात है। अब हमारे यहाँ आज़ादी के बाद वो लोग रहे जो इंडिया के मतलब बन के रहे, इंडिया को उन्होंने अपना कंट्री माना, ठीक। तो बाद में दैट रोट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैड 299 मेंबर्स। ये क्वेश्चन ना बहुत बड़े बड़े एग्जाम्स में आता है। 299 मेंबर्स थे बेटा उस टाइम। द असेंबली अडॉप्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन 26 नवंबर 1949। आप अपनी किसी भी सोशल साइंस या मैथ की बुक को शुरुआत से खोलेंगे ना, तो वहाँ प्रीएम्बल दिया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन का। प्रीएम्बल बहुत बड़ी चीज़ है, अभी आएगा आपके टॉपिक में, समझाएंगे भी, बताएंगे भी। आप एक बार अगर अपनी किसी भी बुक को, एनसीईआरटी को ओपन करके फर्स्ट पेज स्टार्ट करेंगे जहाँ पे प्रीएम्बल दिया है, तो वहाँ ये डेट जरूर दी होगी कि 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने अडॉप्ट कर लिया कॉन्स्टिट्यूशन को, बट लागू नहीं किया। उसके लिए डेट रखी गई 26 जनवरी 1950, जब हम रिपब्लिक डे मनाते हैं। बट इट केम इनटू इफेक्ट ऑन 26 जनवरी 1950। बट इफेक्ट में कब आया, सही तरीके से लागू कब किया, 1950 में 26 जनवरी को। टू मार्क दिस डे वी सेलिब्रेट 26 जनवरी रिपब्लिक डे एवरी ईयर। इसीलिए हम 26 जनवरी को रिपब्लिक डे मनाते हैं। बहुत से लोगों को तो बेटा यही नहीं पता है कि रिपब्लिक डे हम क्यों मनाते हैं, ये इसका जवाब है। तो जो फेमस पर्सनैलिटी की बात हो रही है बेटा, उसमें राजेंद्र प्रसाद की बात हो रही है, बिहार से थे और कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के प्रेसिडेंट थे, याद रखिएगा। ये भी वकील थे, उनका रोल चंपारण सत्याग्रह में बहुत बड़ा था। 3 टाइम प्रेसिडेंट रहे कांग्रेस के, बाद में इंडिया के फर्स्ट प्रेसिडेंट बने। तो नोट करेंगे इनको आप अपनी नोटबुक में, ठीक, नोट्स की तरह बनाएंगे। एक ये हैं, फिर मिस्टर जयपाल सिंह हैं, ठीक, झारखंड से थे, स्पोर्ट्समैन थे और बहुत बड़े पढ़े लिखे आदमी थे। कैप्टन थे फर्स्ट नेशनल हॉकी टीम के, फाउंडर प्रेसिडेंट थे, आदिवासी महासभा के लीडर, इन्होंने झारखंड पार्टी बनाई। इन चीज़ों को नोट्स करने के बाद जो आज का क्वेश्चन है ना, वो आप ज़रूर लिखेंगे, जैसे व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, और फिर उसके छोटे छोटे नोट्स हैं। जैसे 299 असेंबली में मेंबर्स थे और 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट कर लिया, और हमने 26 जनवरी 1950 को उसको एक्शन में ले आए, और रिपब्लिक डे हम क्यों मनाते हैं। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स हो गए आपके पास, ठीक। मैं चाहता हूँ कि इस चैप्टर को आप बहुत धीरे धीरे, बहुत प्यार से, अच्छे से पढ़ते हुए आगे बढ़ें, तो ये थोड़ा सा अच्छा रहेगा। वरना मैं नहीं चाहूँगा कि आपको कोई भी चीज़ जल्दबाजी में समझाई जाए और आप फिर थोड़ा सा परेशान हो जाएं। थोड़ा लेके चलेंगे बट अच्छा लेके चलेंगे, और कोशिश ये रहेगी कि ये चैप्टर जब तक आपको अच्छे समझ में नहीं आ जाए, मैं आगे नहीं बढ़ने वाला हूँ। क्योंकि ये चैप्टर जितना अच्छे समझ में आया, आपकी एक एक चीज़ हिस्ट्री में, पॉलिटी में, हर चीज़ कम्प्लीटली सॉल्व हो जाएगी। अगर कोई क्वेरी हो तो आस्क मी वेरी फ्रीली, आई एम अवेलेबल फॉर यू। और मुझे खुशी होती है जो बच्चे मुझको पीछे से क्वेश्चन पूछते हैं। ओके क्लास, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।